गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले व्याख्यान में हमने माउंटबेटन योजना एवं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में बात की थी। उसी क्रम में आज के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में। और ये सभी व्याख्यान आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भारतीय संविधान सभा का गठन एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। कई बार यह पूछा जाता है कि संविधान सभा के गठन की सबसे पहले बात कहां से प्रारंभ हुई। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि संविधान सभा के गठन की बात सबसे पहले 1934 में स्वराज्य दल के द्वारा कही गई थी। उसके बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपने फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में 1936 में संविधान निर्माण की बात कही। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में भी संविधान निर्माण की बात को स्वीकार किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अपनी कुछ शर्तों के कारण वह योजना उस समय स्वीकार नहीं की गई थी। लेकिन इन सब परिस्थितियों, इन सब घटनाओं से निकलकर जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कैबिनेट मिशन आयोग 1946 आया, तो उसमें जो तथ्य रखे गए थे, उसमें जो विषय रखे गए थे, उनको राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार किया और उसी कैबिनेट मिशन आयोग 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया। माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, वेवेल योजना या कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना, क्योंकि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना तय किया गया कि जो संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उनका चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य करेंगे और ये इनडायरेक्ट मेथड से इलेक्शन होगा। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रजवाड़ों के द्वारा मनोनयन के आधार पर किया गया। यानी जो देशी रियासतों से संविधान सभा में प्रतिनिधि आए वे राजाओं द्वारा मनोनीत किए गए। ये बात आप सबको ध्यान रखना होगा। यहाँ दो विधियां अपनाई गई है संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए, एक अप्रत्यक्ष चुनाव विधि, दूसरी मनोनयन विधि। जो मनोनयन विधि है वह देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए अपनाई गई है और जो अप्रत्यक्ष चुनाव विधि है जिसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया गया वह प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्यों के लिए अपनाई गई है। संविधान सभा में लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनने का प्रावधान किया गया। ये लगभग है, ऑलमोस्ट संख्या ये रखी गई है। इसमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन लगभग ये रखी गई है। ये वैसी स्थिति है जैसे कि आजकल चुनाव में अपन परिसीमन करते हैं। ये परिसीमन क्या होता है? परिसीमन भी एक तरह से चुनाव क्षेत्र में जनसंख्या का संतुलन, इसको परिसीमन बोलते हैं कि जनसांख्यिकी एक ये बैलेंस जो बनाया जाता है चुनाव क्षेत्रों में, उसको परिसीमन बोलते हैं। क्योंकि कहीं शहरों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ शहरों में जो असेंबली या पार्लियामेंट का एरिया होता है उसका प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा जनसंख्या आ जाती है, और जो ग्रामीण एरिया होता है वहाँ प्रतिनिधित्व कम हो जाता है। तो ये कुछ समय अंतराल में चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है ताकि जनसंख्या को बैलेंस किया जा सके। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ कि पहले जयपुर शहर में एक ही लोकसभा क्षेत्र होता था, लेकिन आज वर्तमान समय में जयपुर क्षेत्र में जयपुर को 2 लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो ये यहाँ भी
लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनने का प्रावधान किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। आप इसको अच्छी तरह नोट कर ले, इसको अच्छी तरह समझ ले क्योंकि यह आपके बहुत काम आएगी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जो इस प्रकार है। ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य 292 चुने गए। जो ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य आए वो 292 थे। देशी रियासतों से सदस्य चुनकर आए या मनोनीत होकर आए हुए 93 यानी 93 थे। ब्रिटिश केंद्र शासित प्रदेशों से 4 सदस्य चुनकर आए। तो इस प्रकार जो निर्वाचित सदस्य थे उनकी संख्या 296 हो गई, यानी 292 प्लस 4 यानी 296 हो गई। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इन सब क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का तो हाँ यहाँ जिक्र करना संभव नहीं है, लेकिन मैं जो 4 ब्रिटिश केंद्र शासित प्रदेश थे जहाँ से प्रतिनिधि चुनकर आए इनके बारे में बता देता हूँ। तो एक दिल्ली से, एक कुर्ग कर्नाटक से, एक अजमेर से और एक बलूचिस्तान से। ये 4 सदस्य इस प्रकार चुनकर आए। मैं वापिस रिपीट करता हूँ, दिल्ली, कुर्ग कर्नाटक, अजमेर मेरवाड़ा, दोनों को मिक्स करके अजमेर मेरवाड़ा और बलूचिस्तान, ये 4 सदस्य। इनमें एक राजस्थान से, आपको समझ में आ रहा होगा, जो अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र है वो राजस्थान का हिस्सा है। तो इस प्रकार निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 296। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा में कितने सदस्य चुनकर आए। तो यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा 292, 296, 389 या 93। तो आपको यहाँ 296 आंसर सही रहेगा, क्योंकि 292 प्लस 4। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ। जुलाई 1946 में, जिसके तहत, अब ये किस प्रकार विभाजन हुआ है सदस्य संख्या का आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। जिसके तहत 208 सदस्य राष्ट्रीय कांग्रेस से, इसको अच्छी तरह याद रख ले, नोट कर ले, 208 सदस्य राष्ट्रीय कांग्रेस से, 73 सदस्य मुस्लिम लीग से, 7 सदस्य अन्य दलों से, जो अन्य दल थे उनसे, और 8 सदस्य निर्दलीय रूप से चुनकर आए। तो इस प्रकार इनको सबको यदि काउंट करते हैं तो 296 सदस्य संख्या आती है। और जो 93 सदस्य देशी रियासतों से आए वो मैंने पहले ही बताया कि वो रजवाड़ों के द्वारा मनोनीत होकर आए हैं। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घट गई और घटकर यह 324 रह गई। क्यों रह गई ये तो आपको भी पता है कि स्वतंत्रता के बाद, यानी स्वतंत्र जब हुआ भारत, उस समय भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अलग देश के रूप में स्थापित हो गया, जिसे पाकिस्तान नाम दिया गया। तो जब पाकिस्तान का विभाजन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, और तो जमीन गई तो उसके साथ लोग भी जाएंगे, सदस्य भी जाएंगे। तो वहाँ प्रतिनिधित्व बट गया और प्रतिनिधि संविधान सभा की 389 से घटकर 324 रह गए। इनमें राष्ट्रीय कांग्रेस के 235 सदस्य और देशी रियासतों से 89 सदस्य तय किए गए, यानी ये रहे सदस्य। लेकिन इसे बाद में संशोधित करके 299 कर दिया गया। यानी एटलीस्ट आप ये समझ लीजिए मोटे तौर पर कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए, यानी लगभग 90 सदस्य कम हो गए। ये आपको ध्यान रखना है, और वो पाकिस्तान बनने के कारण हुआ। आजादी के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक 31 अक्टूबर 1947 को बुलाई गई, आयोजित की गई। और अब आप कहोगे इतना लेट क्यों, तो ये तो आपको ध्यान ही होगा कि इतने बड़े पैमाने पर जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और इतने लाखों करोड़ों की संख्या में लोग माइग्रेंट हुए, लोगों की हत्याएं हुई, लोगों की संपत्ति का, लोगों के संसाधनों का हरण हुआ। तो इस दुख की घटना से
एकाएक उभरना आसान नहीं था, तो संभल ही नहीं पाए। कई दिनों तक तो यही सोचते रहे कि ये क्या हो गया। ऐसी स्थिति में 15 अगस्त 1947 से इस तारीख तक गैप रहा, और फिर जैसे तैसे स्थितियां सामान्य हुई तो 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की प्रथम बैठक बुलाई गई। अब यहाँ मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि जो संविधान सभा बनी, वो तो आज़ादी के बाद की बात थी, लेकिन जो संविधान सभा बनी उसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यानी संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान सभा ने एक तरह से वैध तरीके से 9 दिसंबर 1946 से अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अब कई बार ये पूछा जाता है कि भाई संविधान सभा में जब इतने सदस्य थे, 389 सदस्य थे, तो फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही संविधान सभा का अध्यक्ष क्यों बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया, और किसी को क्यों नहीं बनाया? तो इसका एक सामान्य सा जवाब है कि यह उस संविधान सभा के सदस्यों में सबसे वरिष्ठ थे, वयोवृद्ध थे। तो एक तरह से जैसा कि भारतीय परंपरा रही है कि अपने बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करना, इसी दृष्टि से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को आयोजित बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। और ये सहयोग आप देखिए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष दोनों बिहार से थे। सच्चिदानंद सिन्हा भी बिहार से थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार से थे। तो यह एक सहयोग की बात है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव रखा। यानी एक तरह से संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव क्या है ये समझना जरूरी है। हालांकि उद्देश्य प्रस्ताव कोई बहुत बड़ी, कोई अलग से कोई लेख नहीं है। ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू का एक संबोधन है, पंडित नेहरू का एक भाषण है, जिसमें पंडित नेहरू ने संविधान सभा के गठन के कुछ व्यवहारिक उद्देश्यों, कुछ व्यवहारिक पक्षों को उजागर किया अपने भाषण में। उसी को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। और संविधान सभा, पंडित नेहरू ने अपने इस भाषण में बताया कि हमने ये संविधान सभा क्यों गठित की, यह संविधान सभा किन लक्ष्यों, किन उद्देश्यों, किन सिद्धांतों को लेकर कार्य करेगी, और इस संविधान सभा में किन किन विषयों को, किन किन बातों को, भारत की बहुत सी विभिन्नताएं हैं, भारत में बहुत सी जातियां, बहुत से धर्म, बहुत सी क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, इन सबको समायोजित करते हुए किस प्रकार एक श्रेष्ठ संविधान का निर्माण किया जा सकता है, इन सब पर पंडित नेहरू ने अपने अभिभाषण में प्रकाश डाला। उसी को उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। और इन उद्देश्य प्रस्ताव की प्रतिछाया हमको संविधान की प्रस्तावना में भी देखने को मिलती है। जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी हमको उद्देश्य प्रस्तावों की प्रतिछाया, उद्देश्य प्रस्तावों का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव में आखिर अगर कोई पूछे एक शब्दों में, तो ये एक लाइन में ये बताया जा सकता है कि संविधान किन उद्देश्यों, किन लक्ष्यों और किन सिद्धांतों को लेकर कार्य करेगा, और इसमें किन किन महत्वपूर्ण पक्षों को जोड़ा जाएगा, और किन किन विषयों को जो जनता से संबंधित है उनको इसमें शामिल किया जाएगा। ये इसमें मोटे तौर पर कहा गया। इन उद्देश्य प्रस्तावों को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित कर दिया। यानी उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने रखे 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित कर दिया।
अब संविधान सभा ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। बीच में एक व्यवधान, जो बहुत बड़ा व्यवधान था भारत विभाजन का, वो जरूर आता है, लेकिन संविधान सभा ने अपना कार्य निरंतर जारी रखा। संविधान सभा ने अपने अथक प्रयासों से, कठिन परिश्रम करके, बहुत ही तार्किक और सारगर्भित तरीके से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण पूर्ण किया। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण पूर्ण किया। अब यहाँ एक बात समझनी है कि ये जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 26 नवंबर 1949 तक, तो इसकी प्रारंभिक तिथि कौन सी मानी जाएगी जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन काउंट किया जा सके? तो उसके लिए आपको 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक आप काउंट कर लीजिए, लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आएंगे। और यह समय संविधान के निर्माण के लिए लगा, और यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपको इसको समझना होगा। और आपने मेरा ये व्याख्यान ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद एवं आभार। इसी से आगे हम निरंतर अगले व्याख्यान में बात अपनी जारी रखेंगे। तो आप देखते रहिए मेरे अगले व्याख्यान को। धन्यवाद एवं आभार।